हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबर इंडिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के दिए थे आदेश। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम, 24 घंटे में सामने आए 1,69,000 से ज्यादा मामले, तो वहीं 186 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र संक्रमण मामले में सबसे आगे। आज से लगाई जाएगी बूस्टर डोज। हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों की लगेगी तीसरी डोज। कोरोना के संक्रमण में कोरोना वॉरियर, दिल्ली और महाराष्ट्र के पुलिस कर्मी संक्रमित। कोरोना की चपेट में दिल्ली के 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों को पीएम मोदी ने एक तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने सुरक्षा कर्मियों को जूट से बने एक जूते भेजे हैं, जिससे वे पहनकर मंदिर परिसर में जा सकेंगे और काम कर सकेंगे। दरअसल कर्मियों को काफी समय से इस चीज की काफी दिक्कत हो रही थी। उन्होंने जूते चप्पल बाहर उतार कर ही मंदिर परिसर में काम करना पड़ता था, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी इस समस्या को समझते हुए सभी कर्मियों को दिल्ली से विशेष रूप से जूट के बने एनवायरमेंट फ्रेंडली जूते भेज दिए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमंत कोहली की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि वरिष्ठ वकील मनदीप सिंह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन के बेंच के सामने उठाया था। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने कमेटी बनाई है, क्यों ना दोनों को जांच करने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डीजी चंडीगढ़ और एनआईए के एक अधिकारी को नोडल अधिकार बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। मतलब पीएम मोदी के रूट की सभी जानकारी को सुनिश्चित रखने को कहा गया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी और दूसरे एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल को जरूरी जानकारी देने को भी कहा है। इसके अलावा एनआईए से भी सहयोग करने को कहा गया है। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बीच 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अब डिजिटल सियासी युद्ध होना तय है। बीते कुछ दिनों पर नजर डाले तो बीजेपी इसमें बाकी दलों की तुलना में 20 ही दिखाई दी है। चुनाव आयोग चुनावी रैलियों, पद यात्राओं से लेकर नुक्कड़ सभाओं तक फिलहाल एक के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल डिजिटल युद्ध में दमखम से उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस राज्यवार अपना रोड मैप तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड, सोनिया निवास 10 जनपद, राहुल के घर 12 तुलगुट लेन, 15 जीआरजी वार रूम समेत राज्यों की राजधानियों से लेकर मंडल और जिला कार्यालयों में ग्रीन रूप तैयार किया जा रहा है। यहां से नेता वर्चुअली जनता से जुड़ सकेंगे। वर्चुअली रैलियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए एलईडी मोबाइल वैन्स और प्रोजेक्ट का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में पार्टी की बैठक लगातार जारी है। अगले 1-2 दिनों में इसके अंतिम रूप दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सोमवार की सुबह यानी आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सुबह से ही मुठभेड़ चल रही थी। हालांकि आतंकी किस संगठन के थे, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में जो आतंकवादी ढेर हुए हैं, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसके साथ ही उनके पास आपत्तिजनक सामग्री भी थी, जिससे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि वह मारे गए आतंकी किस संगठन के थे। अभी तलाश जारी है।
पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला और गर्मा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर जानकारी दी थी। दरअसल अब उनसे पूछा गया है कि उन्हें गांधी परिवार के साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर चर्चा की थी। इस पर जवाब देते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने प्रियंका गांधी से बात की थी, यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसे बताया था। उन्होंने कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा। वह बहुत सुरक्षित थे और सुरक्षा से घिरे हुए थे। कोई भी उनके करीब नहीं आया और न ही उन पर कोई पत्थर फेंका गया। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को किस हैसियत से जानकारी दी, क्योंकि उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट में पूछा, मैं एक मौजूदा सीएम ने प्रियंका गांधी को पीएम की सुरक्षा के बारे में जानकारी क्यों दी? प्रियंका के पास कौन सा संवैधानिक पद है कि उन्हें पीएम की सुरक्षा के बारे में बताया गया? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सुरक्षा उल्लंघन को राष्ट्र के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। बता दें कि सुरक्षा चूक के मामले में नाकाबंदी जिम्मेदारी लेने वाले किसान नेताओं के बावजूद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का रिएक्शन आ गया है। रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने आम लोगों के विश्वास हासिल किया है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर सिद्धू ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन की तुलना में डिजिटल मीडिया की पहुंच ज़्यादा है। यहाँ तक कि एक छोटा रिक्शा चालक भी व्हाट्सएप तक पहुंच सकता है। मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद चीज़ें बदल जाएंगी। राष्ट्रीय निर्देश की है कि आपको डिजिटल रूप से प्रचार करना होगा और हम चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रचार करेंगे। कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर बोलते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि महिला शक्तिकरण के लिए हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है। अब तक छात्रों के लिए जो कुछ भी घोषित किया गया वह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निवेश है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2022 की प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड ने इस बार प्रायोगिक परीक्षा होम सेंटर पर ही लेने का निर्देश दिया है। प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक परिस्थितियां शामिल होंगी। प्रायोगिक परीक्षा कई शिफ्टों में ली जाएंगी। हर शिफ्ट के लिए परिस्थितियों की सूची स्कूल और कॉलेज स्तर पर तैयार की गई है। 10 दिन चलने वाली प्रायोगिक परीक्षा में विज्ञान संकाय के 5,57,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। वहीं 3 लाख से अधिक कला संकाय और 50,000 के लगभग वाणिज्य संकाय में छात्र शामिल होंगे। 20 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज को प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कर लेनी है। इसके बाद प्रायोगिक परीक्षा का अंक संबोधित DIO कार्यालय के माध्यम से बोर्ड के पास पहुंचाया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा के अंक भेजने में देरी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी हो सकती है। ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा संवैधानिक परीक्षा के पहले प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। इससे संवैधानिक परीक्षा के पहले प्रायोगिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में होने वाले मतदान को लेकर पुलिस भी तैयारियों का अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार होने वाले चुनाव पर उत्तर प्रदेश पुलिस फील्ड के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नजर रखेगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर डिजिटल प्रचार पर जोर दिया जा रहा है, तो पुलिस के सामने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर शांति व्यवस्था भंग करने का भी खतरा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच या भ्रामक पोस्ट सभी पर नजर रखी जाएगी। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि इसके लिए डीजीपी मुख्यालय से लेकर जोन से ADG रेंज में IG और जिले में SP स्तर पर नजर रखी जा रही है, ताकि जिले स्तर पर हर हरकत पर नजर रखी जा सके और जानकारी DGP मुख्यालय को हो। क्षेत्र में होने वाली हर घटना पर कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके लिए 109 ड्रोन कैमरा, 420 पोर्टेबल CCTV कैमरा, 583 स्टिल कैमरा, 492 वीडियो कैमरा, 3,500
73 बोर्ड वानी कैमरा लगाए जाएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस जेल में रहकर चुनाव को प्रभावित करने वाले मुख्यातक अंसारी, आतिक अहमद खान, मुराबक जैसे अपराधियों पर भी चुनाव के दौरान नजर रखेगी। इसके लिए पुलिस ने जिला स्तर पर 275 और कारागार स्तर पर 879 अपराधियों को चिन्हित किया है, जिसके ऊपर जिला पुलिस और जेल पुलिस नजर रखेगी। जेल में निगरानी रखने के लिए 2676 सीसीटीवी कैमरे और 271 सैनिटरी जैमर लगाए गए हैं। राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश में इस बार 7 चरणों में मतदान संपन्न होंगे। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिम हिस्से से 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को जारी चुनाव कार्यक्रमों के मुताबिक पंजाब की 117 सीटें, उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होंगे और इसी दिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर मतदान होगा। आयोग ने मणिपुर में 2 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया है। पहले चरण के तहत 27 फरवरी को राज्य के 6 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर, दूसरे चरण के तहत 3 मार्च 10 जिलों की 12 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरी चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण के 60 सीटों पर, 27 फरवरी को 5वें चरण में 60 सीटों पर, 3 मार्च को 6 चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। 7 मार्च को अंतिम चरण के मतदान के बाद मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। 5 राज्यों में 7 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए पहले चरण की अधिसूचना 14 फरवरी को जारी की जाएगी और नामांकन 21 फरवरी तक दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन की जांच 24 फरवरी तक की जाएगी और इसे 27 जनवरी तक वापस लिया जा सकेगा। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए आज कैपेबिलिटी वाले 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को अब बूस्टर डोज या प्रिकॉशंस डोज देने की तैयारी कर ली गई है। आज से हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 प्लस को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाएगी। बता दें कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग बूस्टर डोज लगवाने जा रहे हैं उन्हें वही वैक्सीन दी जाएगी जिसकी पहली 2 खुराक उन्हें मिल चुकी है। मतलब अगर आपको कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं तो बूस्टर भी कोविशील्ड का ही लगवाना होगा। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 1,79,723 केस सामने आए हैं। रविवार की तुलना में 12.6% ज़्यादा केस है। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में 44,388 केस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 186 लोगों की मौत हुई है। भारत में सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 44,388 केस सामने आए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 24,287 केस, दिल्ली में 22,751, तमिलनाडु में 12,895 में, कर्नाटक में 12,000 केस सामने आए हैं। भारत में रविवार को मिले कुल केसों में 64.72% नए केस इन्हीं राज्यों में से मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अकेले 24.7% केस मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 186 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना महामारी से भारत में 4,83,936 जान गंवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले जजों की संख्या 4 हो गई है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट के कई कर्मचारी भी महामारी की चपेट में हैं। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 3,000 कर्मचारी हैं। इनमें से 150 कर्मचारियों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। CJI NV रमन सहित 32 जजों से 4 जजों के कोविड पॉजिटिव होने से अब यहां पॉजिटिविटी रेट 12.5% हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से देखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन ने 2 जनवरी को वर्चुअली हियरिंग के जरिए ही मामले सुनाने जाने का निर्देश दिया था। व्यवस्था 3 जनवरी से अगले 2 सप्ताह के लिए लागू की गई थी। इस दौरान जजों को अपने घर से ही
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के लिए कहा गया था। ये सब का ब्याज जजों और सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाने के लिए की गई है। देश में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की संक्रमित होने की मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। इनमें कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से दिल्ली पुलिस के पब्लिक रिलेशन अफसर, एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर, चेयरमैन बिस्वाल जैसे बड़े अफसरों भी शामिल हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो वो भी कोरोना वायरस की चपेट में अब पूरी तरह से आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके थे। इन्हें इतना ही नहीं, मुंबई में कई आईपीएस अफसर भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं। यहाँ पिछले 48 घंटे में 114 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इस दौरान 2 ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। वहीं मुंबई में अभी तक 523 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। इनमें से 18 आईपीएस अफसर भी शामिल हैं। इनमें 1 ज्वाइंट कमिश्नर, 4 एडिशनल कमिश्नर, 23 डीसीपी शामिल हैं। राजस्थान में बेकाबू होते ही कोरोना ने सीएम आवास में घुसपैठ कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब आवास तैनात 27 कर्मचारियों की रिपोर्ट रविवार को कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। वहीं पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,660 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। राजस्थान के सभी 33 जिलों में कोरोना फैल गया है। अब तक जालौर में कोविड की तीसरी लहर से बचा हुआ था। वहीं रविवार को जालौर में भी 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही कोरोना के केसों में उछाल आया है। राज्य में पिछले 9 दिनों में टेस्टिंग डबल कर दी गई है, तो संक्रमण दर 9 गुना बढ़ गया है। वहीं नए साल की शुरुआत से रविवार 9 जनवरी तक 19,950 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 8 मरीजों की जान जा चुकी है। 1 जनवरी को 301 केस सामने आए थे। वहीं 1 जनवरी तक रोजाना औसतन 30 से 31 हजार की संख्या में टेस्ट किए जा रहे थे, जो अब बढ़कर 82,000 से ज़्यादा होने लगे हैं। इसके कारण पिछले 1 सप्ताह ही औसत टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% तक पहुंच गई है, जो प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड हो इंडिकेट करती है। वहीं जालवेर स्थित देखें तो अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इन जिलों में संक्रमण की दर 9% से ज़्यादा पहुंच गई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर राज्य में एक वीकेंड कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत प्रदेश भर में 30 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। गाइडलाइंस के अनुसार राज्य के कॉलेज, विश्वविद्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोचिंग में 12वीं तक शिक्षण कार्य गाइडलाइन के मुताबिक हो सकेंगे। इसके अलावा वैक्सीन जरूर होगी। विवाह समारोह में केवल 100 लोगों की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रेस्टोरेंट 10 बजे तक रात के ही खुल सकेंगे। इसके अलावा बाजार, मॉल रात 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं धार्मिक स्थल शाम 5 बजे तक खुलेंगे, मगर कोरोना गाइडलाइन के साथ दर्शन होंगे। इसके अलावा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में संक्रमण दर बढ़ने पर कर्फ्यू लगेगा। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और भी बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे। बाजार भी अब 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। शादी समारोह में से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजन में 100 लोगों की लिमिट रहेगी। सरकार ने सप्ताह भर में तीसरी नई गाइडलाइन जारी की है। कॉलेज में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खुले रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री और प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थल
सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक खुलेंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह तक 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाके कई दिन से जारी बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ऐसे में बारिश के चलते तापमान 6 डिग्री तक नीचे गिर गया है। वहीं कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है, जहां आज से आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि कोहरा परेशान कर सकता है। इस दौरान तापमान में तेजी से गिरावट होगी। फिलहाल अगले एक हफ्ते में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में भी हल्की मध्यम से तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश देखी गई। दरअसल आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में बारिश का दौर फिलहाल जारी रहेगा। बीते शनिवार और रविवार को भी सुबह से दोपहर तक दिल्ली में झमझम बारिश हुई, जिसके चलते इलाके में ठंड भी बढ़ गई और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 15.0 सेल्सियस तक, न्यूनतम तापमान सामान्य 7 डिग्री अधिक 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते जारी बारिश ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के मीटर 100 से नीचे ला दिए हैं। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ। हर पल आपके साथ।